Auditing lecture 9, and this is our chapter 1, Introduction to Auditing. इसके लास्ट कुछ कंसेप्ट्स समझ के ये चैप्टर हम खत्म करेंगे आज। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑडिटिंग कंसेप्ट्स एंड ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स, जिसमें कि हमने 4 ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस किया था। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ मटीरियलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। और प्रिंसिपल का मतलब हमने क्या किया था कि प्रिंसिपल का मतलब है सिद्धांत। ऑडिटर अपना काम स्वतंत्रता से करे, बिना किसी दबाव, बिना किसी प्रेशर के, निष्पक्षता से करे, किसी का पक्ष ना ले। जितनी भी अहम चीजें हैं, अहम बातें, उनको अच्छे से स्टडी करे, और जब भी वो अपनी रिपोर्ट बनाए तो उसमें कुछ भी छुपा हुआ ना रहे, सब कुछ प्रकट रूप से शो करे अपनी रिपोर्ट में। ये किया था हमने लास्ट क्लास में। दूसरा कंसेप्ट है आपका बच्चे इसमें ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोसीजर क्या है? ऑडिट का काम पूरा करने के लिए ऑडिटर जो भी काम करेगा, जो भी अपनी स्ट्रेटेजी बनाएगा, रणनीति बनाएगा, दैट इज कॉल्ड ऑडिट प्रोसीजर। जो एविडेंसेस हैं, सबूत हैं, वो ऑडिटर कैसे प्राप्त करेगा? कौन कौन से ऐसे काम हैं जो करके ऑडिटर एविडेंसेस इकट्ठे करेगा? इसकी रणनीति बनाना, इसकी स्ट्रेटेजी बनाना, इसको कहते हैं ऑडिट प्रोसीजर। एग्जाम्पल्स के साथ बाद में करेंगे, अभी आप मीनिंग समझ लीजिए। और लास्ट हमारा आता है ऑडिट टेक्निक। ये जो रणनीति बनाई है यहाँ पर, इस रणनीति को पूरा करने के लिए कौन से कार्य करने हैं? दैट इज एक्चुअल एविडेंसेस कलेक्ट करना, एक्चुअल सबूत इकट्ठा करना is known as audit technique. एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। ये देखिए, सबसे पहले सबसे वाइड सर्कल आपका है प्रिंसिपल्स का। ऑडिट प्रिंसिपल कि कौन से सिद्धांतों का पालन ऑडिटर को करना चाहिए ऑडिट करने के लिए। दूसरा सर्कल आपका आता है ऑडिट प्रोसीजर्स का। इन सिद्धांतों को
फॉलो करते हुए ऑडिटर जब सबूत इकट्ठे करेगा, एविडेंस इकट्ठे करेगा, तो एविडेंसेस को इकट्ठे करने के लिए उसकी जो रणनीति है दैट इज नोन एज ऑडिट प्रोसीजर। और लास्ट सर्कल आता है ऑडिट टेक्निक का, दैट इज सबूत को इकट्ठा करने के लिए वो जो काम करेगा, इस रणनीति को पूरा करने के लिए वो जो भी काम करेगा दैट इज नोन एज ऑडिट टेक्निक। तो सबसे पहले आपके प्रिंसिपल्स आते हैं, देन उनके अंडर प्रोसीजर्स एंड देन कम्स द टेक्निक्स। एग्जाम्पल्स देखिए, अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो क्या सिद्धांत है? सिद्धांत तो यही है, रूल और प्रिंसिपल तो यही है कि जितनी भी सेल्स हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। तो जब ऑडिटर अपना काम करेगा वो देखेगा कि क्या सारी की सारी सेल्स प्रॉपरली बुक्स में रिकॉर्डेड हैं या फिर नहीं। ऑडिट प्रिंसिपल हो गया। अब इस प्रिंसिपल को पूरा करने के लिए वो अपनी रणनीति बनाएगा। यहां पर लिखते हैं एग्जाम्पल। इस प्रिंसिपल को पूरा करने के लिए वो क्या रणनीति बनाएगा? सेल्स को चेक करेगा और वो दिमाग में अपनी एक स्ट्रेटेजी क्रिएट करेगा कि ये सबूत इकट्ठे करने के लिए कि क्या सेल्स पूरी तरह से रिकॉर्डेड है या नहीं, मैं क्या क्या ऐसे काम करूं जिससे कि मुझे सबूत मिल पाए। तो वो अपने दिमाग में विचार करेगा और विचार करके वो ये देखेगा कि मैं ना सेल ऑर्डर चेक करूंगा। सेल के ऑर्डर आए होंगे कस्टमर से, मैं उनको चेक करूंगा। मैं सेल के बिल्स चेक करूंगा। जब सामान बेचती ऑर्गेनाइजेशन तो बिल बनाती है, मैं बिल्स चेक करूंगा। मैं ये देखूंगा कि जो गुड्स हैं जिनको कि डिस्पैच किया गया है, जिनको कस्टमर के पास पहुंचाया गया है, वो प्रॉपरली बुक्स में लिखी गई हैं या नहीं। और साथ ही साथ मैं अकाउंट्स की एंट्रीज भी चेक करूंगा कि क्या सारी एंट्रीज पास हो रखी है या नहीं हो रखी। ये उसने रणनीति बना ली। आप मान लीजिए कि आप एक ऑडिटर हैं, आपने कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, आप चेक करने जा रहे हैं अकाउंट्स का एक एस्पेक्ट, दैट इज आप सेल्स चेक करने वाले हैं। तो सेल्स चेक करते हुए आप कौन से सिद्धांत का पालन करेंगे कि जो सेल्स हैं वो बुक्स में सारी की सारी रिकॉर्ड होनी चाहिए, कोई मिस आउट नहीं होनी चाहिए। इस सिद्धांत का पालन करने के लिए आप एक रणनीति तैयार करेंगे। आप अपने दिमाग में सोचेंगे कि आप सेल्स को चेक करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, आप ये सब करेंगे। रणनीति बना ली। अब इस रणनीति को आप पूरा कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे, ये करने के लिए वो टेक्निक में आता है। इस रणनीति को फॉलो करके, इस रणनीति का पालन करके आप सबूत इकट्ठा करना शुरू करेंगे। कैसे इकट्ठा करेंगे आप, कैसे सबूत इकट्ठे होंगे? आप वाउचर्स चेक करेंगे, दैट मीन्स आप वाउचिंग करेंगे। जो वाउचर गलत होगा उसको साइड पे रख लेंगे। आप चेकिंग करेंगे, जांच पड़ताल स्टॉक की, सेल्स की। आप गुड्स डिस्पैच के टाइम पे वहां पर सैंपल के तौर पे कुछ देर के लिए खड़े हो जाएंगे कि क्या गुड्स डिस्पैच प्रॉपरली हो रही है या नहीं, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है गुड्स डिस्पैच करने के लिए। और आप एंट्रीज चेक करेंगे, जर्नल एंट्रीज, लेजर एंट्रीज चेक करेंगे। और इसके थ्रू आप सबूत इकट्ठा करेंगे कि क्या जो सेल्स हैं वो रिकॉर्ड हुई हैं या नहीं। दिस इज ऑल अबाउट ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर्स एंड टेक्निक। इसमें कोई डाउट है?
तो पूछिए। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर। एक ऑडिटर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? देखो, अगर हम लीगल क्वालिटी की बात करें, कानूनी क्वालिटी, तो कानून तो यही कहता है कि इंडिया में जो ऑडिटर है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, सीए होना चाहिए, फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। उसके पास सीए की डिग्री होनी चाहिए, तभी वो ऑडिटर बन पाएगा। ये तो लीगल क्वालिटी होगी। इसके अलावा भी उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए, अदर क्वालिटीज। वो अदर क्वालिटीज क्या हैं? करते हैं जी डिस्कस। उन अदर क्वालिटीज में क्या क्या आता है? कंप्लीट नॉलेज ऑफ बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी। उसको बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। बुक कीपिंग का मतलब मैंने आपको समझाया था, बुक कीपिंग में क्या क्या आता है। बुक कीपिंग में आपका जर्नल एंड लेजर आता है, और अकाउंटेंसी में आपका क्या आता है? ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसको इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। इसके बिना वो ऑडिट कैसे करेगा? क्योंकि उसने बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के काम को चेक करना है, तो वो चेक तभी कर पाएगा जब उसको खुद को इस बारे में नॉलेज होगी। तो उसको बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, नॉलेज ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस। भाई, बिजनेस के स्वभाव के बारे में पता होना चाहिए उसको। जिस ऑर्गेनाइजेशन का वो ऑडिट कर रहा है, उस बिजनेस का स्वभाव कैसा है, कौन से सीजन में वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का काम ज्यादा रहता है, कौन से सीजन में काम कम रहता है, ऑर्गेनाइजेशन कौन से गुड सेल करती है, कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस कहाँ है, ब्रांचेस कितनी है, ब्रांच ऑफिसेस कहाँ हैं। तो बिजनेस की हर एक चीज के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए जिस बिजनेस का वो ऑडिट करने जा रहा है, तभी वो फ्रॉड्स एंड एरर्स को पकड़ पाएगा। उसके बाद उसको जानकारी होनी चाहिए वेरियस लॉज की, वेरियस एक्ट्स, वेरियस लॉज की। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस से रिलेटेड लॉज हमारे कौन से हैं? अगर वो एक पार्टनरशिप का ऑडिट कर रहा है, तो पार्टनरशिप एक्ट के बारे में उसको पता होना चाहिए। अगर वो किसी कंपनी का ऑडिट कर रहा है, तो उसको कंपनीज एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन इनकम टैक्स पे करती है, सो उसको इनकम टैक्स एक्ट की जानकारी होनी चाहिए। अगर वो किसी फैक्ट्री का ऑडिट कर रहा है, उसको फैक्ट्रीज एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। सेल्स टैक्स या जीएसटी एक्ट के बारे में उसको पता होना चाहिए, उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो इन सब एक्ट्स के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो अपना काम अच्छे से कर पाएगा। नेक्स्ट इज बच्चे, 2 मिनट का पॉज लूंगी मैं। एक्सपर्ट इन द वर्क ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के काम की उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसको एक एक चीज के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। ना सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए, बल्कि उसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए ऑडिटिंग के फील्ड में, ताकि वो अपना काम अच्छे से कर पाए। इम्पार्शियल एंड ऑनेस्ट।
निष्पक्ष होना चाहिए। जो ऑडिटर है वो किसी का पक्ष ना ले ऑर्गेनाइजेशन में, और पूरी ईमानदारी से अपना काम करे, ताकि वो अपनी जो रिपोर्ट है उसमें सब कुछ सच सच लिख पाए। इंडस्ट्रियस, विजिलेंट एंड क्लेवर। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है जी? हार्ड वर्किंग, मेहनती। मेहनती क्यों होना चाहिए वो? क्योंकि अगर वो मेहनत नहीं करेगा उसको एरर्स नहीं पता चलेंगे। विजिलेंट, अलर्ट, हर टाइम सावधान रहना चाहिए। वो सावधान नहीं रहेगा तो कुछ ना कुछ गलती जो है वो बुक्स में रह जाएगी। और चतुर, तेज होना चाहिए, वो होशियार होना चाहिए। और ये सब क्यों होना चाहिए उसमें? ताकि वो फ्रॉड्स एंड एरर्स को डिटेक्ट कर पाए। प्रैक्टिकल होना चाहिए, वास्तविक। क्यों होना चाहिए वास्तविक? क्योंकि इसको डील करना है ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के साथ। और जो एम्प्लॉयज हैं उनसे कई तरह की पूछताछ, जानकारी लेनी पड़ सकती है एक ऑडिटर को। तो ऐसे में अगर वो प्रैक्टिकल होगा तो बहुत कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने एम्प्लॉयज से प्राप्त कर पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज से प्राप्त कर पाएगा। इंडिपेंडेंट एंड फियरलेस। किसी का प्रेशर नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, आजाद होना चाहिए और बिना डर के अपना काम करे, ताकि अगर कोई गलती पकड़ी भी जाए तो उसको बिना किसी डर के अपनी रिपोर्ट में लिख पाए। सीक्रेसी, गुप्तता। जिस ऑर्गेनाइजेशन का वो ऑडिट कर रहा है, ऑडिट करते हुए उसको कई तरह की गुप्त जानकारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मिल सकती है। ऐसी जानकारी को वो किसी थर्ड पार्टी को, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को किसी थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करना है। ये ऑडिटर की एक खासियत होनी चाहिए। नॉट अनड्यूली सस्पिशियस। बहुत ज्यादा भी संदेहजनक नहीं होना चाहिए वो, बहुत अधिक बेवजह। अब बेवजह आप किसी पर शक करेंगे तो आप अपना भी टाइम खराब कर रहे हैं। तो वो बेवजह संदेहजनक नहीं होना चाहिए, वरना वो अपना टाइम खराब कर रहा होगा। और बेमतलब अगर आप किसी की आलोचना करें तो सामने वाला बंदा हर्ट हो सकता है, गुस्सा हो सकता है। अपने आप को एक्सप्रेस करें क्लियरली एंड इन्फ्लुएंशियली। अपने आप को बड़े ही स्पष्ट तौर से प्रकट करे। जब अपनी रिपोर्ट बनाए तो उसमें सब कुछ स्पष्ट स्पष्ट लिखे। और इन्फ्लुएंशियली मीन्स प्रभावशाली तरीके से, प्रभावशाली तरीके से लिखे, कम शब्दों में लेकिन सच लिखे और प्रभावशाली तरीके से लिखे। ये भी ऑडिटर की एक क्वालिटी है। सो दीज आर 11 क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर। और इन 11 के अलावा एक जो एक्स्ट्रा क्वालिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, दैट इज लीगल क्वालिटी। लीगल क्वालिटी के अलावा 11 अदर क्वालिटीज हैं, तो इन सबको मिला के टोटल 12 क्वालिटीज जो है वो एक ऑडिटर में होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक को दोबारा से रिपीट करने की जरूरत है। इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके, सो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1।
अगर हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करें, फिफ्टीन मार्क्स वाले क्वेश्चंस में आपसे डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं बच्चे. डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, एंड डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन. लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग. ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है. आपको करने तीनों हैं, लेकिन सबसे अच्छे से जो करना है वो आपको ये डिफरेंस करना है अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग का. और इसमें आप कैसे स्टार्ट करेंगे? आप सबसे पहले अकाउंटेंसी का स्ट्रक्चर समझाएंगे कि अकाउंटेंसी में क्या आता है. ट्रायल बैलेंस बनता है, बैलेंस शीट बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है. उसके बाद आप ऑडिटिंग का मीनिंग एंड डेफिनेशन समझाएंगे, जो हम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास करते आ रहे हैं, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग. और उसके बाद आप टेबुलर फॉर्म में अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग के बीच में डिफरेंस समझा देंगे. सेकंड, accountancy is a necessity while auditing is a luxury. Do you agree? Explain. इसमें मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूं कि आपको क्या करना है. आपको सबसे पहले नेसेसिटी का मतलब समझाना है, फिर आपको लग्जरी का मतलब समझाना है, फिर आपको फर्स्ट पार्ट लेना है इसका, दैट इज अकाउंटेंसी इज अ नेसेसिटी वाला, और इसमें आपको एडवांटेजेस बताने हैं अकाउंटिंग के. फिर आपको सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करना है, ऑडिटिंग इज अ लग्जरी वाला, एंड इसमें आपको ऑडिटिंग के डिसएडवांटेजेस बताने हैं. एंड लास्टली आपको कंक्लूजन देना है, जिसमें आप बोलेंगे कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस दोनों के लिए अकाउंटिंग इज अ नेसेसिटी, लेकिन जो ऑडिटिंग है दैट इज लग्जरी फॉर अ स्मॉल एंटरप्राइज, वेयर जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए ऑडिटिंग लग्जरी नहीं है, उसके लिए ऑडिटिंग भी नेसेसिटी है. इस तरह से आप इसे अटेम्प्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन को. थर्ड लॉन्ग आंसर टाइप में आपका क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर, जिसमें कि आपका जो ये चार्ट है ये बन जाएगा. देन इफ वी टॉक अबाउट शॉर्ट नोट्स में आपका सबसे पहला जो बनता है स्कोप ऑफ ऑडिट. स्कोप ऑफ ऑडिट में आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे एंड 3 टाइप्स ऑफ ऑडिट्स लिखेंगे, दैट इज स्कोप ऑफ प्राइवेट ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट. कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिट जो हमने लास्ट क्लास में किया था, कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग. इसमें आपके 5 कंसेप्ट्स थे: इंडिपेंडेंस, एविडेंस, ड्यू ऑडिट केयर, एथिकल कंडक्ट एंड फेयर प्रेजेंटेशन. ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स जो हमने आज ही डिस्कस किया है. रिलेशनशिप पूछा जा सकता है आपसे बिटवीन
audit principles, procedures and techniques. इसमें आप with examples ये सब लिखेंगे. This is all in the first chapter. अपना first chapter अच्छे से ready कर लीजिए. मैं आपका इसका टेस्ट कंडक्ट करूंगी बहुत ही जल्दी, मे बी बाय वे ऑफ गूगल फॉर्म. एक गूगल फॉर्म क्रिएट करूंगी, उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड करूंगी और आपको वो गूगल फॉर्म फिल करना है. उसके बेस पे आपको इंटरनल असेसमेंट प्रोवाइड करूंगी. इसके साथ ही आप अपनी जो असाइनमेंट्स हैं वो रेडी रखिए. अपने जो नोट्स हैं अपनी नोटबुक में मेंटेन करके रखिए with charts and diagrams. I'll call the assignments in about 7 to 10 days. कुछ डाउट्स हैं तो बोलिए.